अगर आप इस क्लास को शुरू कर रहे हैं तो इस बात की जरूर यहां पर एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको यूपी टेट के भी सवाल दिखेंगे, सुपर टेट के भी सवाल दिखेंगे, आपको उन सभी परीक्षाओं का सवाल दिखेगा जिन जिन परीक्षाओं से आप संबंधित हैं। एक बार सभी लोग इस वीडियो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने अनुभव, अपने फीडबैक जरूर कमेंट से दिया करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है तो आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेन कॉपी लेकर बैठे, प्रत्येक सवालों में अपने अनुभव को, जो वर्किंग का एक्सपीरियंस है आपका, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, उसको फॉलो अप करें और देखें कि कैसे सवालों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल पर। पहला सवाल आज की क्लास का आपके सामने है, यूपी टेट से रिलेट करेगा यह सवाल, सुपर टेट से रिलेट करेगा, एकदम कैलकुलेशन का बढ़िया सवाल आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। कितने लोग इसका उत्तर कर सकते हैं प्लीज ध्यान से देखिएगा। कहा गया यदि निम्न भिन्नों को छोटे से बड़े भिन्न, मतलब बढ़ते क्रम, आप आरोही भी कह सकते हैं, में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा भिन्न बीच में आएगा, मतलब जो मिडिल वैल्यू होगी, जो बीच का मान होगा, बीच का भिन्न होगा, उसको आपको निर्धारित करना होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक भिन्नों की क्लियरिटी करनी पड़ेगी, उन्हें हमें एक जैसे रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यह तो 1/3 है, जबकि अगर इसकी बात करिए तो यह 31% है। परसेंट जब किसी नंबर से हटता है तो बटा 100 हो जाता है, तो आप इसे 31/100 कह सकते हैं। यह 3/10 है, साफ साफ दिख रहा है। ये आपके पास 0.313 है, अगर मैं इसका भी दशमलव हटा दूं तो यह 313/100 हो जाएगा। और फाइनली अगर इसकी बात किया जाए तो यह भी अगर आपके पास दशमलव हटाएगा तो आप दशमलव हटाते ही नीचे 100 से भाग करेंगे, या मैं तो कहता हूं कि सीधा सीधा क्यों ना 3 से भाग कर दिया जाए, तो 0.339 303 हो जाएगा, मतलब 303 हो जाएगा। और एक बात मैं आपको समझा दूं, हम जल्दी क्लियर तभी कर पाएंगे, जल्दी क्लियर तभी कर पाएंगे जब दशमलव के रूप में प्रत्येक को देखेंगे। इसमें से कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी दशमलव में थे, हमने उनको ऐसा प्रेजेंट कर दिया भिन्न के रूप में फिलहाल, इसलिए मैंने इसको उधर उधर नहीं किया, जैसे था वैसे ही लिख दिया, केवल 3 से भाग कर दिया। चाहते तो इसको भी पहले हम दशमलव हटाते, नीचे हम 1000 लाते, बट मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। आप कंपैरिजन करने में ज्यादा कंफर्टेबल तभी होंगे जब आपको एक जैसा रूप अर्थात दशमलव का रूप दिख जाए। तो दशमलव के रूप दिख जाने के बाद आप यूपी टेट के उन सवालों को सोचिए जो दशमलव में दिए रहते हैं, आरोही अवरोही के पैटर्न को फॉलो करने की बात करते हैं। आइए सभी लोग, यस प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 0.33333, इसी प्रकार से जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.31। भाई हम दशमलव 2 स्थानों पर लगाएंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। इसकी बात करिए, यह केवल 0.30 है, कट जाएगा, रुक जाएगा यहीं पर। इसकी बात करिए, यह 0.313 होगा, मतलब अगर इसको आप लोग नोटिस कर रहे हैं, जैसे यहां पर 1000 होना चाहिए था क्योंकि दशमलव 3 स्थानों पर लगा था, तो इसका मतलब वो जैसे था 0.313 जैसे था वैसे ही उतार दीजिए। फाइनली इसको आपने देख ही लिया है 0.303। अब मैं आपको बताऊं, आप कंपैरिजन करने में ज्यादा कंफर्टेबल तभी होंगे जब दशमलव के बाद प्रत्येक में समान पद देखेंगे। समान पद की स्थिति ए आ गई है, अब आपको कंपैरिजन करना है, छोटे से बड़े में लिखना है, और अगर हम छोटे से बड़े में लिखने जाएंगे तो दशमलव के बाद यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, सब में 3 देखा। अब दशमलव के बाद जब आपने 3 देखा तो इसके सेकेंड टर्म पर बढ़ेंगे तो यहां पर 3 दिखा, यहां 1 दिखा, यहां 0 दिखा, तो जीरो वाले 2 टर्म हमें नजर आए, तो मैंने सबसे पहले जीरो वालों की बात करी। अब जीरो वालों में आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा, इन दोनों को सबसे पहला कंपैरिजन। 3 के बाद 0 0 ही है, जबकि 3 के बाद 0 के बाद 3 आएगा, तो फिलहाल सबसे छोटा 0.300 हो गया, मतलब दिस वन, जो किससे कनेक्ट करेगा, जो आपका 3/10 हो गया। मतलब ए वाला अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो पहले स्थान को कवर करेगा। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये सेकंड आएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.303, ये आपका दूसरे स्थान पर जाएगा। इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, 2 स्थान के बाद की बात हम लोग करते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 3 अब आप देखेंगे तो खुद ही आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे क्या क्लियरिटी आएगी, 3 के बाद यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो आपको कंपैरिजन इनसे करना चाहिए। जब इनसे करेंगे तो यहां 1 के बाद 0 है, यहां 1 के बाद 3 है, तो कंपैरिजन के हिसाब से इसको तीसरे स्थान पर आना चाहिए, और तीसरे स्थान पर आएगा तो 0.310 हो गया। चौथे स्थान पर आपका यह नंबर आएगा, चौथे स्थान पर तो पॉइंट कितना हो गया, 313 हो गया। और फाइनली जो लास्ट बचा है 0.333 आ जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा।
अब आपसे जैसे सवाल में कहा था कि हमको मिडिल टर्म चाहिए, कहा था अगर आपने जब इसको व्यवस्थित किया तो मिडिल टर्म कौन आया, ए आया, जो 310 है। और 310 किससे रिलेट करेगा, 31/100 से, जो कि 31% है। अगर आप समझ रहे हैं इस सवाल की वर्किंग को, तो यहां पर यह जो बिहेवियर, जो नंबर आपको दे रहा, क्योंकि इसने हमसे कहा था कि आप इसको मिडिल मतलब प्रॉपर इसको अरेंज करें, तो यह 31/100 जो आपका 31/100 31% था, एक्चुअली वह आपका मिडिल में आएगा। तो 31% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है बताएं, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन, जी सी ऑप्शन आपके सामने राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए, ठीक है। कंफ्यूजन के मतलब सवाल हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हम कंफ्यूज हुए तो गलत होने की गुंजाइश पूरी तरह से बनकर आएगी। फिलहाल सी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया है एकदम सही बताया है। 31% इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। यस, ये होता है पहला सवाल डन आपका। दूसरे पर आ जाइए। दूसरा देखिए सरलीकरण का बहुत ही शानदार सवाल है। जितने लोग इसको कर पाए प्लीज कोशिश करें। और ऐसे सवाल सुपर टेट में आपसे बहुत बार पूछ सकता है, मतलब अक्सर ही आपको सरलीकरण, वैसे भी मैं बता रहा हूं इधर बीच हमने जितनी भी परीक्षाएं देखी हर जगह आपको जो है दशमलव मतलब ऐसे सरलीकरण के सवाल एक नहीं दो नहीं ज्यादा भी हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है। एक ब्रैकेट को पहले मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा इससे भाग देना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कितने लोग कर सकते हैं पहले देखिए। इस ब्रैकेट के अंदर आने के बाद भी एक ब्रैकेट है, करेक्ट है। मुझे सबसे पहले इस ब्रैकेट को मैनेज करना होगा। और इस ब्रैकेट को मैनेज कैसे कर सकता हूं, प्रॉपर इस नंबर को जो हमारे पास मिस्र में लिखा हुआ है इसको हल करना होगा। 4 दूना 8 है, किसको हम 9/2 लिख सकते हैं। -3 या 9 10/3 लिख सकते हैं। ये 9 त्रिक 27 में से 20 घटेगा बटा 6 होगा, तो कुल मिला के 7/6 आ जाएगा। 7 बटे कितना आ गया 6। इसकी वैल्यू 7/6 हो गई। 7/6 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 से, तो हो जाएगा 7/18। 7/18, 3 दूना 6, 6 दो कितना होता है 8/3 है, -7/18 है, करेक्ट है, ठीक है। माइनस देखिए कितना हो गया 8/3 है, -7/18 हो गया। अभी क्या है, इसको आप 6 से गुणा कर दें, इसको 6 से करें, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि हम 18 करना चाहते हैं। 6 8 48 है, 48 में से 7 निकलेगा तो 41 होगा, बटे 18 हो जाएगा। और इसको भाग दिया जाएगा 4 3 12 13/3 से। तो आपको क्या करना चाहिए आप खुद सोच करके बताइए। 13/3 करिए, भाग को गुणा बनाया जाता है, 18 को ऊपर 41 को नीचे, 3 छंगे 18 होता है, 13 छंगे 78 होता है। 78 बटे आप 41 कर दें, 78 बटे अगर आप 41 करेंगे तो 41 एक बार जाएगा, 8 में 1 7 हुआ, 4 7 से 4 3 23 37/41, मतलब एक सही 37/41। अगर सी ऑप्शन आपने इसके लिए भी प्रेफर किया है तो यही इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन सी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप सभी लोग उतारें। करेक्ट आंसर आपके सामने। यस प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। आपको बता दूं अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी टेट में एलसीएम एचसीएफ एकदम महत्वपूर्ण सवाल के रूप में दिखेगा। 100% एक सवाल दिखने वाला है। दो संख्याओं का मासापा और लासापा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम 6 और 432 दिया है। पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या हमसे इस सवाल में पूछ रहा है। नियम क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा कि अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ए बी के लासा और ए बी के मासा के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। अब हमसे सवाल क्या कहता है कि हमारे पास दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 6 और 432 है। पहली संख्या 48 है, पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। एलसीएम दिया है 432 और एचसीएफ कितना दिया बताएं 6। आप इसको कैंसिल करके बी का मान निकाल सकते हैं। 6 8 48, 8 से डिवाइड करें, 8 पंचे 40, 8 चौके 32। तो कुल मिला के इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने कितना आ गया 54। अगर आपने डी विकल्प को सेट किया है तीसरे सवाल में तो 54 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन 54 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर डी विकल्प होगा। 54 आप लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर बन जाएगा। यस, तीसरा डन होता है। चौथे पर आइए। ये देखिए एकदम प्योर सुपर टेट का सवाल है।
अगर प्योर सुपर टेट के सवाल की बात करिए, प्योर बीपीएससी के सवाल की बात करिए, तो आपको ऐसा सवाल हर एक टीचिंग एग्जाम्स की मुख्य परीक्षा में देखने को मिल जाता है, श्योर दिख जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे करा जाना है। इसमें आपको वैल्यू दे देता है, जैसे उसने कहा कि रूट 2916 बराबर 54, अर्थात 54 का वर्ग 2916 होता है या 2916 का वर्गमूल 54 है। फिर उसने हमको दशमलव लगा लगा के देखिए ऐसे दे रखा है, लिखा है 29.16, करेक्ट है। फिर लिखा है 0.2916, फिर लिखा है पॉइंट कितना बताएं 002916, फिर लिखा है 0.9 नहीं 4 टाइम 02916। इसका मान आपको बताना है कि एग्जैक्टली कितना होने वाला है। आपको बता दूं कि अगर हमारे पास किसी संख्या का वर्गमूल दिया है तो हम उस संख्या के दशमलव स्थानों का उपयोग, अगर उस संख्या को हम दशमलव के स्थानों के साथ सेट करेंगे तो भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है कि जो दशमलव का स्थान होना चाहिए वो हमेशा इवन प्लेसेस पर अर्थात सम स्थानों पर होना चाहिए। जैसे अगर यहां 2916 का वर्गमूल 54 था, इसका भी 54 होगा, इसका भी 54 होगा, इसका भी 54 होगा, इसका भी 54, सबके वर्गमूल 54 ही होंगे। बट दशमलव के स्थान अगर 2 पर लगा है तो 1 पर लगेगा, 4 पर लगा है तो 2 पर लगेगा, 6 पर लगा है तो 3 पर लगेगा और 8 पर लगा है तो 4 पर लगेगा। इस प्रकार से लगेगा। और क्योंकि सबके बीच प्लस साइन है तो सबको जोड़ना है। जोड़ने में जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला सब कुछ आता जाता खत्म हो जाएगा। एकदम प्रॉपर बना लीजिए, जैसे 5.4 है, ठीक है, 0.54 है, यस, 0.054 है, यस, 0.0054, इस प्रकार से लिख करके हमने देखा। ये 4 है, 5 4 9 है, 5 4 9 है, 5 4 9 है, 5.994, 5.994, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल का। सी ऑप्शन 5.994 एकदम प्रॉपर सुपर टेट का सवाल है, बीपीएससी का सवाल है। मेंस एग्जाम्स में ऐसे सवाल 100% एग्जामिनर आपको देगा करने के लिए, जहां पर एक पैटर्न होगा, पैटर्न के आधार पर एक वर्किंग करनी होगी और आंसर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कंफर्म करिए, और अगर कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर आपके सामने आता है, जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। एक प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिसे आप यन से प्रेजेंट करते हैं। एक प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर अर्थात यन से प्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जो हमने स्कूल में गिनती पढ़ी होगी वही एक्चुअली प्राकृतिक संख्या है। आप गिनती पढ़े हैं और कहां तक पढ़े सबको पता होगा। हम लोग गिनती पढ़े हैं और 1 से लेकर 100 तक पढ़े हैं, तो हम 100 तक के ऊपर भी लिखते चले जाइए। लिखना अर्थात काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है, इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक इकाई अंक 3 या 4 है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है जिसका प्रत्येक इकाई अंक 3 या 4 है। बातों को समझने की कोशिश करिएगा और क्लियर करते हैं, चीजों को स्पष्ट करिएगा। संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमको कंफर्म करना है। क्वेश्चन क्या है, आपने देखा कि एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक इकाई अंक 3 है या 4 है, करेक्ट है। संख्या 3 या 4 दोनों से विभाज्य है। एक बात को दिमाग में रख लेना है हम लोगों को, और उसी आधार पर हमें निर्धारित करना है। अब लिखा है कि संख्या 3 या 4 दोनों से विभाज्य है, वह संख्या क्या होगी? आप में से कितने लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? प्लीज ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या अगर 3 से कटे और 4 से कटे तो उसके नियमों को थोड़ा ध्यान में रखो। किसी संख्या को अगर 3 से कटना है तो उसके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से कटने का मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक 4 से कटे, 4 से विभाज्य हो। ठीक है, अब आप एक बात तो समझ ही लिए होंगे कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो उसका इकाई 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई संख्या 4 से कटेगी तो वह विषम नहीं होगी, वह विषम संख्या नहीं होगी, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अब हमारे पास जो विकल्प है इन्हीं में ध्यान दीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कट रही है?
प्रत्येक संख्या के दोनों अंक अंतिम के 4 से कट रहे हैं, मतलब दी गई प्रत्येक संख्याएं 4 से कटेंगी, लेकिन 3 से कौन कटेगा? जब मैंने इसके अंकों को जोड़ा तो 12 मिला, इसके अंकों को जोड़ा तो 8 मिला, इसके अंकों को जोड़ा तो 32 मिला, 4 4 8 4 सॉरी 12 16 मिला। तो हम सबको पता है कि 8 भी 3 से नहीं कटता है, 16 भी नहीं कटता है, केवल एक गुंजाइश है, 444। 444 वह संख्या है कि उसका जो अंतिम अंक है या तो 3 है या तो 4 है, फिलहाल 4 है, या तो बोला था उसने। साथ साथ यह संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। वैसे भी दिमाग में इतना तो रखना हमको जेन्युइन है कि कोई संख्या अगर 4 से कटी, कोई संख्या अगर 4 से कटी तो उसका अंतिम अंक 3 नहीं हो सकता, तो 3 वाली गुंजाइश तो वैसे भी निकाल देनी थी। और 4 की भाज्यता में अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, बाकी सारी पॉसिबिलिटी जुड़ करके 3 से कटने वाली बन जाए, ऐसा केवल एक विकल्प है, बी ऑप्शन। और आप में से लगभग लोगों के उत्तर सही है, तो बी ऑप्शन इस 5वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 390 रुपए में एक वस्तु बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, जब उसने 390 में कोई वस्तु बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या है? किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसी को लागत मूल्य कहते हैं, और लागत मूल्य हमेशा 100% होता है, लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर हमने इस पर 20% का लाभ लिया तो 20% का अगर लाभ पर बेचा जाए तो इसको मुझे 120% में बेचना होगा। अब सवाल ने हमसे कहा कि अगर उसने 390 में बेचा है तो उसको 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 120 का मान 390 के बराबर है। आपको लागत निकालनी है कि लागत कितनी होगी, लागत कितनी होगी ये कंफर्म करना है, 100 का मान। तो कंपैरिजन ऐसे ही होता है कि 120 का मान दिया है, 100 का मान पूछ रहा है, तुलना लगा सकते हैं आप। तुलना कैसे होती समझ लीजिएगा, परसेंटेज परसेंटेज से गायब, मतलब बगल बगल काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, काट दिया। अब देखिए क्या कैसे, जैसे 4 तिया 12 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 3 से करिए 13 बार ए चला जाएगा, और 13 को आपने 25 से गुणा कर दिया, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 26 6 32 होता है, अर्थात 325 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। हम लोगों ने जब इस सवाल को मतलब क्लास में पढ़ाया है तो कुछ इस प्रकार से बताया है, क्या 20% का लाभ, तो 20% को परसेंट हटाते हैं तो बटा 100 होता है, और काटते हैं तो 1/5 होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य मेरा 5 है और यह लाभ है क्योंकि 20% लाभ था। अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, 1 के लाभ पर बेचा है, तो मैंने बेचा होगा उसको 6 में। कितने में? 6 में। अब आपसे सवाल कहता है कि 6 का मान हमको दिया है, बोलिए कितना? 390, और आपसे पूछ रहा है बताएं किसका मान? 5 का। तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 6 से काटिए, 6 चाह के 36, 6 पंचे 30, इसका गुणा करिए, 5 पचे 25, 5 छंगे 30, 2 32, डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। तो डी विकल्प 325 इसके लिए राइट सोल्यूशन आप सभी लोग अपने मतलब इस सोल्यूशन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मूलधन, मतलब इट इज आस्किंग अबाउट द प्रिंसिपल, इट इज आस्किंग अबाउट द प्रिंसिपल पर यक्स वर्ष, यक्स वर्ष मतलब समय, ये समय है, के लिए यक्स परसेंट ही, पर साधारण ब्याज भी यक्स ही होगा, साधारण ब्याज भी यक्स ही होगा। करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है। और इसने हमसे पूछा क्या सवाल में, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसने हमसे प्रिंसिपल पूछा है। अगर आप इस फार्मूले से प्रिंसिपल निकालना चाहें तो प्रिंसिपल के लिए आपको लिखना पड़ेगा SI इंटू 100 अपान R इंटू टी, ये लगाना पड़ेगा। हालांकि मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है क्लास में, मैंने दर और समय को मिलाकर हमेशा प्रेजेंट किया है। फिलहाल आप ऐसे कर लीजिए, SI का मान भी x है, गुणे 100 कर दें, बटा रेट भी x है और समय भी x है। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं, x x से कटा 100 बटा x लिखा जा सकता है, जो आपको सी विकल्प में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया है। तो प्रिंसिपल यहां 100 बटा x हो जाएगा जी, प्रिंसिपल यहां पर 100 बटा x हो जाएगा। आप इस सवाल का सही उत्तर लगा सकते हैं, सी विकल्प राइट सोल्यूशन है। समझ में आ रही बात है कुछ की नहीं? सेशन को सभी लोग लाइक वाइक करते चलिए, देखते चलिए, ठीक है। चलिए 7वां डन होता है, 100 बटे x करेक्ट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नंबर दिया है, उसको पढ़िए तो 0.01 का होल स्क्वायर है,
और कह रहा है इसको प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत लिखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी संख्या आपको दी गई है, अगर मुझे उसको प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है, तो हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से अगर यह संख्या भी आपको प्रतिशत में लिखनी है तो 100 से आपको गुणा करना होगा। प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। इंपॉर्टेंट तो ये बना कि आप इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है। इसको लिखने के लिए हमें देखो क्या करना होगा, 0.01 गुणे 0.01 ऐसे लिखना होगा, यस, 2 बार। लेकिन 100 क्या करेगा, एक लोगों का, भाई एक से कोई मतलब तो है नहीं, तो एक लोगों का दशमलव गायब कर देगा 100 अगर हटा दीजिए तो, या गुणा करके देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बचा केवल अगर सोचा जाए तो यह 1 हो गया, यह 0.01 हो गया, यही प्रतिशत ही इसका आंसर होगा। अगर आप इसको परसेंट में लिखेंगे तो यह प्रतिशत हो जाएगा 0.01 प्रतिशत। 0.01 प्रतिशत पहले विकल्प में है, 0.01 प्रतिशत। अब हम और चेक करते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑप्शंस और भी हैं अपने पास। अब आगे देखिए 0.01 प्रतिशत 1 हो गया, जो हम लोगों ने लिख करके दिखाया। 1/100 को हम प्रतिशत तो लगाए ही नहीं इसमें, तो इसको भूल ही जाइए कि यहां पर कोई गुंजाइश है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसकी बात करिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिखते हैं, तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसको थोड़ा सोचिए, ये क्या है। अगर इसको हम लोग यहां पर प्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप इसी मान को, जैसे 0.01 प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत रहने दीजिए, इसको भिन्न में बनाइए तो 1/100 भी हो जाएगा, 1/100 प्रतिशत। तो आपका पहला भी सही है और आपका डी भी सही है, मतलब 2 विकल्प इसके सही हैं, ए एंड डी। ए एंड डी इज द राइट सोल्यूशन, जो आपको डी विकल्प में दिख जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए, इस तरह में कभी कभी क्या होता है, जैसे बिहार का एग्जाम होता है तो वहां पर ऐसे देता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो एक से अधिक के हिसाब से यहां पर पहला सही है और डी सही है। नियम क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से मैंने गुणा किया, जो आपके पास नंबर था कितना था बताएं, 0.01, 2 बार था मल्टीप्लीकेशन के रूप में, तो ऐसे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, ये नंबर हमारा बन गया। अगर हम इसको लिखना भी चाहते थे, 0.0001 हो जाता। अब आप इसको अगर 100 से गुणा करेंगे तो 1 के बाद 2 जीरो बढ़ जाता, 4 स्थान पे दशमलव लगाते तो 4 स्थान पे लगाने का मतलब ये हो जाता, इससे कोई मतलब ना रहता, ये 0.01 प्रतिशत हो जाता, जो कि पहला दिख ही रहा है। बस उसको भिन्न में भी अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं जैसा यहां पर है। तो फर्स्ट एंड मतलब ए एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। इन ऑप्शंस को आप आंसर्स के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं, ए एंड डी द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए देखिए अगला क्या है। अगर एक आदमी प्रतिमाह मतलब एक महीने में, प्रतिमाह का मतलब होता है एक माह, 875 रुपए खर्च करता है, हर महीने 875 खर्च करता है और 12.5% बचाता है, तो उसकी मासिक आय बताओ कितनी है। करेक्ट है, आइए बढ़िया समझते हैं। पहले एक इतना जान लीजिए, आय में खर्च होता है और बचत होती है ना। आय हम कमाते हैं तो हम खर्च करते हैं और बचाते हैं, खर्च और बचत मिलकर आय होती है। आय में से खर्च घटा दें बचत आता है, आय में से बचत घटा दें खर्च आता है। ये रिलेशंस आपको कंफर्म करना होगा। जैसे सवाल को पढ़िए, लिखा है 12.5% बचाता है, जो कि 1 क्या होता है 8। कैसे समझ में आया, 12.5 को भिन्न के रूप में लिखिए, जैसे भी परसेंटेज में बनाया वैसे अगर परसेंटेज दिया इसको हटाना है तो आप बटे 100 करेंगे, 12 दूना 24, 25/200 करेंगे 1/8 आएगा। इसको पूरा हल करने पर 1/8 आएगा। अब इसका अर्थ है कि अगर वह 8 कमाता है, उसकी आय है, तो 1 बचाता है, 1 क्या करता है बचाता है, ठीक है, 1 बचाता है। इसका मतलब वो 7 रुपए खर्च करता है, 7 क्या करता है खर्च करता है। 8 अगर वह कमाता है तो 1 बचाता है, 7 खर्च करता है। सवाल कहता है कि उसकी प्रतिमाह यह खर्च की वैल्यू दे रखा है, जितना वह खर्च करता है वो दे रखा है, हम लोगों से आय पूछा गया है। तो खर्च का जो परसेंटेज भाग भिन्न भाग है वो 7 है, एक महीने का 7 बराबर 875 है। 1 बराबर जो बचत किया है 7 से भाग करें, 7 1 के 7, 7 दूना 14, 7 5 35, 125 है। ये हमारा क्या है बताइए, उसका बचत है, ये उसकी बचत है। तो इनकम बताइए आय कितनी है, आय 8 है, 125 अट्ठे 1000 होता है, ये उसकी आय है। तो आय हो गई 1000,
जिसमें से वह 125 बचा लेता है और 875 रुपए खर्च करता है। तो डी विकल्प अगर आपने लगाया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने है। यस, आ रही बातें समझ में? हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। तीन व्यक्ति थे, व्यापारी हैं, और उन्होंने एक व्यापार शुरू किया। करेक्ट। ए की पूंजी सी की पूंजी का 5 गुना है। जितना पैसा ए लगाता है वह सी का 5 गुना है, और बी की जो पूंजी है ए की पूंजी का 2 गुना है। बी जो है ए के कंपैरिजन में डबल इन्वेस्टमेंट करता है, डबल निवेश करता है। यदि 5600 रुपए का लाभ होता है तो सी का हिस्सा उस लाभ में बताना है कि कितना हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का कि लाभ का बंटवारा आपके निवेश पर निर्भर करता है। जिस रिस्पेक्ट, जिस रेशियो में आप निवेश करते हैं उसी रिस्पेक्ट में हमेशा लाभ होता है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। हम सबसे पहले तीन व्यक्ति रखते हैं। हम इसमें देख रहे थे ए सी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो मैंने ए को बीच में कर दिया, यहां बी कर दिया, यहां सी कर दिया। अब हम अगर जब तक तीनों के निवेश को कंपेयर या तुलनात्मक नहीं कर पाएंगे तब तक इस लाभ का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। तो लाभ को अगर बांटना है तो तीनों के निवेश को कंपेयर करिए। कैसे कंपेयर होगा? ए की पूंजी जो लगाया है सी की पूंजी का 5 गुना है। मतलब अगर सी ने 1 रुपए लगाया है, ए ने 5 लगाया है, जबकि बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। अगर बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है तो यहां पर अगर इसने 5 लगाया तो इसने 10 लगाया होगा। यही रिलेशन होगा। अब यहां से कंफर्म हो गया, तीनों के बीच का अनुपात क्लियर हो गया। एक देखो स्थिति ये है, ए लगाया है 5, बी लगाया है 10 और सी लगाया है केवल और केवल 1। यह इनका निवेश है। और याद रखना, हम जब किसी व्यापार में अगर हम पार्टनर हैं तो हम जिस रिस्पेक्ट में, जिस रेशियो में हमने लगाया है, निवेश किया है, उसी रिस्पेक्ट, उसी रेशियो में हमारे लाभ का बंटवारा भी किया जाएगा, लाभ हमारा बांटा जाएगा। कैसे? निवेश हमारा देखो 10 बी का है, 5 इनका है, 1 इनका, 10 5 15 कितना होता? 16। 16 बराबर 5600 कर दीजिए। 1 बराबर 16 3 48, 16 5 80, 350 हो गया। 1 बराबर 350। तो अब सी का तो हिस्सा भी आ गया। हमसे सी का ही हिस्सा पूछा था, 350 आ रहा है, यही तो सी है। अब आपको कैसे? क्योंकि सी का अनुपातिक भाग 1 था, तो सी का अगर अनुपातिक भाग 1 था तो 350 रुपए सी ने टोटल लगाए हैं। यही इनका राइट सोल्यूशन है। करेक्ट है? यस। इस तरह से इस सवाल का उत्तर आप लोग कर सकते हैं। आइए देखिए, आगे बढ़ता हूं, लेकर के चलता हूं आप लोगों को। बहुत ध्यान से इस बात को पूरा समझिए, क्योंकि सवाल तो इसमें ज्यादा हैं। हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करा दे आज। ठीक है, चलिए। समान त्रिज्या के, ध्यान से देखिएगा, समान त्रिज्या के एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पहले तो आप अर्धगोला और गोला समझो। गोला तो जानते हैं, गोला मतलब गेंद, क्रिकेट बॉल ना, यही गोला है। कल आपने देखा होगा कि हमारी भारत की, हमारे देश की जो बेटियां हैं, मतलब क्रिकेट सोचो कहा जाता है पुरुषों का गेम है, लेकिन कल बेटियों ने जो भारत की इतनी मतलब ऐसी प्रतिभा का उन्होंने प्रदर्शन किया कि वर्ल्ड चैंपियन पहली बार विश्व विजेता बनी है। तो हम गेंद का ताल्लुक आ रहा है इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बैट बल्ले से उस प्रदर्शन को किया जिसकी मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कल रात में हम लोग मैच देख रहे, बड़े भावुक हुए देख करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे क्रिकेट बहुत ही मतलब जुनून रहा है शुरू से, तो क्रिकेट से बड़ा लगाव था। और आपने देखा कि कल जो है हमारे देश की बेटियों ने मतलब मतलब हमको गौरवान्वित महसूस कराया, वर्ल्ड कप को जीत करके साउथ अफ्रीका को हराया। समान त्रिज्या के, अब देखो हमारे पास एक गेंद है, गेंद को ही गोला कहते हैं, गेंद को ही गोला कहते हैं। गेंद अगर बनी, जैसे बॉल को आप कंसीडर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि गोला क्या होता है। इसकी रेडियस होती है। अगर गेंद के अंदर हम चले गए तो वहां से सेंटर से सतह को मिलाने वाली जो लेंथ होती है वही हमारी रेडियस कहलाती है। यस, ये हमारा गेंद है, यही गोला है। और एक अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब कटोरा समझ लीजिए। मतलब आपने वो देखा होगा कि गांव में जानवरों को खिलाने के लिए एक ऐसे ही रखा रहता है बर्तन, जिस बर्तन का जो भाग होता है कटा रहता है। जैसे तबला आपने देखा होगा, तबले का जो ऊपरी हिस्सा अगर हटा दो तो अर्धगोले का रूप ले लेता है। कटोरा देखा होगा, कटोरा भी मेनली अर्धगोला ही होता है। या गेंद को ऐसे बीच से काट दें तो अर्धगोला बनता है। सवाल कहता है कि एक समान त्रिज्या की, जैसे जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी होगी, अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कभी भी अगर फार्मूले के माध्यम से पढ़िए तो 4πr² होता है। एक कंप्लीट गोला है। अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता हो, आपको जैसे होता क्या ना, हम जब आपको पढ़ाते हैं इसको डिटेल से तो हम कहते हैं कि यह 4 सर्कल के मिलाने से एक सरफेस का निर्माण करता है, तो 4πr² है। 2 नीचे होता है, 2 ऊपर होता है। बट
अगर मैंने ब्लेड से इसको काट दिया तो अर्धगोला बना, और अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है। हम लोग को लगता है कि गोले का आधा हो जाएगा, नहीं, गोले से एक भाग, मतलब जैसे गोले में 4 सर्कल हैं तो इसमें 3 सर्कल हो जाती हैं। तो बस आपको अगर कहा गया है कि रेडियस सेम है तो पहले अर्धगोला, तो अर्धगोले का 3πr², फिर गोला जो 4πr² है, तो πr² चला ही जाएगा, 3:4 बनेगा। 3:4 सी विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग लगा सकते हैं, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। मां और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। मां और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का जो योग है 60 है, आयु का योग। उनकी आयु में वर्षों में कितना अंतर है? बहुत बढ़िया है। मां है, ठीक है, मां है और पुत्र है, आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक, आयु का योग दिया है तो अनुपाती पदों का योग कर लीजिए। योग कितना होगा? 10। योग बराबर कितना दिया है? 60, तो 10 बराबर हम कह सकते हैं 60 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 6। अनुपातिक अंतर, अंतर कितना है बताओ? 4 है। 4 बराबर क्या होगा? जब 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर 24 हो जाएगा। 24 साल का अंतर है। मां और बेटे की आयु में 24 साल का अंतर है। यही सवाल है और इस तरह से हम इसको कवर करते हैं। आज का सेशन यहीं पर क्लोज भी करते हैं। थोड़ा छोटा ही है लेकिन इफेक्टिव सेशन है। रेगुलर रहने की रिक्वायरमेंट है तो रेगुलर हम लोग कंटिन्यूड है और रेगुलर आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। ऐसे ही छोटा ही सेशन करिए, अभी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहिए, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहे, मतलब रूटीन ब्रेक ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रतिदिन टाइम से रहिए। धन्यवाद सभी को।